जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आज ये आपकी साइंस की तीसरी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने साइंस की 2 क्लास कर रखी है और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आज जो चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, जिसको कि घर्षण बोलते हैं। ठीक है, घर्षण, ठीक है ना, या फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो हमने इसीलिए पहले आपका फोर्स वाला चैप्टर करा दिया है। फोर्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने 2 टाइप के फोर्स पढ़ाए थे। एक था हमारा कांटेक्ट फोर्स, एक था हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि संपर्की बल जिसको बोलते हैं, और नॉन कांटेक्ट का मतलब गैर संपर्की। ठीक है ना, एक होता है संपर्की और एक होता है गैर संपर्की बोलते हैं। ठीक है ना, गैर संपर्क। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होता है हमारा, वो हमारा संपर्की फोर्स में आता है, संपर्क फोर्स में। ठीक है ना, संपर्क फोर्स। ठीक है ना, संपर्क बल जो भी मान लो। संपर्क फोर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए हमें बॉडी को टच करने की नीड होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स या फिर संपर्क फोर्स बोलते हैं, संपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन फ्रिक्शन से यही बन जाता है कि ये जो फ्रिक्शन है ये किस टाइप का फोर्स है। तो ये एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है, संपर्की बल है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा। और एक चीज़ का ये ध्यान रखो, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं 60 में से 50 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 60 मैथ और साइंस के। ठीक है ना, तो उसी को टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर बनेगा और मैं बता दूंगा कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए फ्रिक्शन की अगर बात करें तो एक आभासी बल होता है जो कि गति के दिशा के विपरीत लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोई मास है, ठीक है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, कोई लकड़ी या किसी चीज़ का टुकड़ा है। ठीक है, अब हमने इस पे इधर साइड फोर्स अप्लाई किया। ठीक है ना, फोर्स को हमने राइट साइड अप्लाई किया है, मतलब धक्का दे करके इस साइड फोर्स लगा करके इस बॉक्स को ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो घर्षण होगा ना, घर्षण इसके दोनों तल के, एक तो जिसके ऊपर ये रखा हुआ है बॉडी वो, और ये इसका तल, दोनों के तल के बीच में जो है ये फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये गति के बिल्कुल विपरीत में होता है। ठीक है ना, ये रगड़ने का काम करता है, इस तरह से रगड़ के चलता है। गति ऊपर आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फ्रिक्शन फोर्स की दिशा क्या होती है। ऑप्शन दे देगा आपको गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, लंबवत, या कुछ इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है गति के विपरीत दिशा में होती है। घर्षण किधर लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और होता है, गति जो फ्रिक्शन होता है ये इसके मास पे भी डिपेंड करता है, mg पे। जो वस्तु होता है जितना भारी होगा उसका फ्रिक्शन जो है उतना ज़्यादा हो जाएगा दबाव की वजह से। ठीक है ना, तो एक बात ये भी कंफर्म याद रखना। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एक मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लो इसे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम घर्षण के प्रकार की बात करें, फ्रिक्शन के प्रकार की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा मेनली 3 तरह का फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। पहला आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा आपका आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तीसरा आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है ना, क्या, लोटनिक घर्षण। ठीक है ना, ये होता है। अब ये क्या होता है इनका मैं डिटेल में आप लोगों को एनालिसिस करवाता हूँ कि ये होते क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है, गति नहीं है, कुछ भी गति इसमें मोशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने इस पर फोर्स इस तरह से अप्लाई किया,
ठीक है ना। तो अगर पहले स्थिति अवस्था में है, कोई गति नहीं है, तब आप फोर्स लगाओगे तो उससे फोर्स लगाने से जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, स्थिति की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। बात यहाँ तक समझ गए। स्थिति, अगर कोई वस्तु एकदम स्टेबल, जैसे ये मेरा हाथ अभी चिपका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में जो हमने मूव, जैसे ही मोशन ये मोशन शुरू किया, ठीक है ना, तो तुरंत ही क्या होता है, जो घर्षण फील होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, तो नो मोशन की कंडीशन में ये पता चलता है। जैसे सिंपल कोई चीज़ रखा हुआ, जैसे मेरा लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ है, इस स्थिति में है, तो इस पर कौन सा घर्षण काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई वस्तु मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। जैसे अगर ये मेरा हाथ है, इस पे मैं ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, अगर मैं पूछूँ इस टाइम इनके बीच में कौन सा घर्षण लग रहा है, तो क्या बताओगे, गतिक घर्षण लग रहा है। ठीक है ना, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन की कंडीशन में होता है तो उसे बोलते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए। आगे मैंने पूरा PDF लिख के लगा रखा है, वो आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा आपका आता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु रोटेट होती है, मतलब जैसे ये हमारी पेन है, अगर इसको मैं ऐसे लुढ़का के ले जाऊँ बेलन की तरह, तो अब इसके पीछे जो घर्षण काम करेगा, इसे बोलते हैं लोटनिक घर्षण या फिर रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो यहाँ से ज़रूर पूछा गया इसके टाइप से। ठीक है, अब इसमें मेजर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मेजर क्वेश्चन जो बनता है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा घर्षण सबसे स्ट्रांग होता है। तो देखो, स्ट्रांग की कंडीशन में अगर मैं बताऊँ तो आपका जो स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण ये सबसे अधिक होता है। उसके बाद इससे लो होता है आपका सर्पी वाला। इसको देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हिंदी क्या बोला मैंने, गतिक या सर्पी बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्पी भी बोलते हैं, सर्पी घर्षण। ठीक है ना, हिंदी देख लीजिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मतलब सबसे पहले स्टैटिक, देखो यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में लिखना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे कम होता है जो रोलिंग होता है, ये वाला फ्रिक्शन सबसे कम होता है। उसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, उसके बाद स्टैटिक। सबसे मजबूत कौन सा फ्रिक्शन होता है, जो स्थिति की वजह से होता है, तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा। फिर आपका स्लाइडिंग, जिसको कि बोलते हैं सर्पी, सर्पी उससे कम होता है रोलिंग, मतलब कि लोटनिक, लोटनिक ये होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक कौन सा फोर्स काम करता है, तो स्थैतिक घर्षण सर्वाधिक काम करता है, उससे कम सर्पी वाला, सबसे कम लोटनिक वाला। ये बात याद रखोगे, एक बार मेरे साथ बोलो, सबसे अधिक स्थिति के वजह से, सब उससे कम सर्पी वाला, सबसे कम लोटनिक घर्षण। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने पूरा PDF लगा रखा है, जिनको इंग्लिश में समझाने को मैंने समझा दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्थिति की वजह से जो जनरेट होता है, पहला देखिए स्टैटिक हो गया। दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो अगर कोई वस्तु मोशन में है उस टाइम जो होता है, तब स्लाइडिंग हो गया। उसके बाद आपका आता है रोलिंग फ्रिक्शन, लुढ़कने की वजह से। एक ये है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी सीटर ने पूछा नहीं है यहाँ से। आपका आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये लिक्विड में अगर घर्षण होता है तो उसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो तीन प्रकार आपको याद रखने हैं। और जो लोग हिंदी में नोट करना चाहते हैं, ये मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, स्थैतिक घर्षण, घर्षण बल जो दो सतहों की प्रारंभिक गति का विरोध करता है, यह आमतौर पर सर्पी घर्षण से अधिक होता है। यह बताया ना कि सर्पी घर्षण से अधिक होता है स्थैतिक वाला। ठीक है, और फिसलन को रोकने में महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये फिसलन को रोकने में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि खतरे के, अगर कोई गाड़ी खड़ी है बर्फ़ के ढेर पे, खतरे की कंडीशन से बचने के लिए कौन सा घर्षण स्ट्रांग होना चाहिए, तो स्थैतिक घर्षण। ठीक है ना, तो फिसलन को रोकने का काम करता है। सर्पी घर्षण देख लीजिए, घर्षण बल जो दो सतहों के एक दूसरे के ऊपर फिसलने का विरोध करता है, यह आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से कम होता है। देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक से कम। लोटनिक देखिएगा, यह आमतौर पर लुढ़कने वाली गति का विरोध प्रतिरोध करता है। ठीक है, यह स्थैतिक और फिसलने वाले घर्षण दोनों से बहुत कम होता है, तो सबसे कम लोटनिक होता है। ठीक है ना, और द्रव घर्षण के बारे में इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने बता ही दिया। देखिए क्या हुआ, घर्षण जो तब होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव, मतलब कि तरल या गैस से होकर गुजरती है। यह आमतौर पर संपर्क में आने वाले
ठोस सतहों के लिए प्रासंगिक नहीं होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 3 प्रकार ऊपर वाले आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है, तो आप लोग दोनों कंडीशन देंगे, फ्रिक्शन अच्छा भी है और एज वेल एज उतना ही ख़राब भी है, ठीक है ना। तो देखिए आपसे पूछेगा कि पेन जो होता है किस वजह से नहीं लिख पाते हम लोग, तो फ्रिक्शन की वजह से। हम लोग चल फिर पाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, खड़े हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, अदरवाइज गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है। अच्छा, अब देखिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये हाथ है, अगर चाहे हम ना रगड़े, ठीक है ना, तो इसके बीच में ना हम लोग ऐसा कुछ वो डालते हैं स्नेहक, जिसको कि बोलते हैं लुब्रिकेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लुब्रिकेंट, जिसको इंग्लिश में समझना है लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण की वैल्यू को घटा देता है, ठीक है। फिर से बोलो मेरे साथ, लुब्रिकेंट या स्नेहक क्या काम करता है, दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि क्या ऐसा कोई लुब्रिकेंट है जिसको पूरी तरह से, जो किसी भी घर्षण को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई घर्षण पूरी तरह से समाप्त करने वाला कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा लुब्रिकेंट नहीं है या कोई भी ऐसा स्नेहक नहीं है जो किसी भी दो सतहों के बीच के घर्षण को पूरी तरह से जीरो कर दे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछे गए, अभी क्वेश्चन भी आगे आएंगे, ठीक है ना। देखिए स्नेहक क्या लिखा है, आपसी संपर्क में सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक पदार्थ जैसे कि ग्रीस हो गया, तेल हो गया, एक और आपका स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब जैसा, जब पेंसिल छील लो तो उसका बुरादा अगर ऐसे रगड़ो, देखो बस स्लिप करता है, तो वो भी स्नेहक की तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। आगे देखिए आपका मैंने NCERT से क्वेश्चन से ले रखा है सारे, यहाँ से चीज़ें ज़्यादा हमें अच्छे से और समझ में आ जाएंगी, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि घर्षण सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। गति आगे है तो घर्षण पीछे लगेगा, अभी मैंने बताया था अगर ये ब्लॉक है, फोर्स आगे लगाओगे, गति आगे है मोशन, तो फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगता है, ठीक है ना, यहाँ बीच में लगता है। कथन एक तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कह रहा है घर्षण केवल संपर्क में आने वाली वस्तुओं के पदार्थ पर निर्भर करता है, नहीं, ये वस्तु के आकार पे भी निर्भर करता है। जो बॉडी जितना ज़्यादा खुरदरा होगा उसके बीच घर्षण उतना ही अधिक लगेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो पैरों की स्लीपर होती है, चप्पलें होती हैं, वो खड्डे नुमा क्यों बनाई जाती है, खपाचे वाली क्यों बनाई जाती है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है ताकि क्या हो, फ्रिक्शन अधिक लगे, ठीक है ना। टायरों में पूछ लेगा कि टायर्स में ये छोटे छोटे इस तरह से क्यों बने रहते हैं, ब्लॉक क्यों बने रहते हैं, तो घर्षण की बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो केवल ये वर्ड यूज कर दिया इसने कि केवल पदार्थ पे निर्भर करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। तीसरी बात कर रहा है किसी वस्तु का भार बढ़ाने से घर्षण बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। मैंने बताया ना कि mg जितना ज़्यादा होता जाएगा उस पर लगने वाला स्थैतिक घर्षण उतना ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक दो कथन सही हुए, तीसरा और पहला। चौथा कह रहा है स्नेहक सतहों को चिपचिपा बनाकर घर्षण बढ़ाते हैं, नहीं भैया, स्नेहक पहली बात तो घर्षण बढ़ाते नहीं है, घर्षण को कम करते हैं, इससे भी गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चिपचिपा बना करके नहीं, बल्कि दोनों परतों के बीच में एक अपनी परत आ जाती है। जैसे ये अगर मैं हाथ रगड़ रहा हूँ, इस पर मैंने मान लो पाउडर लगा लिया, पाउडर डाल दिया, तो वो भी स्नेहक का काम करता है, तो थोड़ा स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना, तो वो बीच में एक परत बना लेता है। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया कि स्नेहक सतहों के बीच चिपचिपापन नहीं लाता, बल्कि एक खुद की परत जनरेट करके घर्षण को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। ये भी गलत हो गया। तो केवल 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया सा दे रखा है। क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि ग्रीस लगी चेन वाली साइकिल, ग्रीस लगी चेन वाली साइकिल अधिक सुचारू रूप से चलती है, बिल्कुल सही बात है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग, एक सेकंड, ठीक है, अगर हम लोग साइकिल की चेन में तेल डाल दें या फिर उस पर ग्रीस लगा दें तो साइकिल और आसान चलने लगती है। तो पहला अभिकथन तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि घर्षण कम हो गया, ठीक है ना।
कह रहा है ग्रीस चेन में लोटनिक घर्षण को कम करता है, नहीं, लोटनिक घर्षण तो लुढ़कने वाला घर्षण होता है, यहाँ पे आपका सर्पी वाला होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, जो क्योंकि चेन जो होता है इस तरह से सीधे सीधे चलता रहता है, ठीक है ना, तो ये जो कारण है ये गलत है, लेकिन अभिकथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों गलत है, नहीं, ए आर दोनों सही है, नहीं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सर्पी घर्षण होगा ना कि लोटनिक घर्षण, ठीक है। और टाइप तो जरूर याद रखना। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है लोटनिक घर्षण सामान्यतया सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल, लोटनिक लुढ़कने वाला सबसे कम होता है, ये सर्पिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सबसे भारी आ जाता है स्थैतिक, ठीक है ना, तो ये याद रखो। तो पहला सही हो गया, ये कह रहा है ना कि सामान्यतः सर्पी घर्षण से कम होता है लोटनिक वाला, तो बिल्कुल सही बात है, लोटनिक ही कम होता है। दूसरा कह रहा है पर्याप्त स्नेहक से घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि कैसा भी आप स्नेहक यूज कर लो, कभी भी घर्षण को पूरी तरह से नहीं समाप्त किया जा सकता, तो ये गलत कथन हो गया आपका, ठीक है ना। तो केवल कथन एक सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी उसमें सीटेड पेपर 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। अरे रे रे, हाँ, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये आ गया ना, यहाँ पे पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन गलत करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि कोई कार बर्फीली सड़क पर चल रही है तो सुरक्षा के लिए किस प्रकार का घर्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग ये सोचेंगे कार में तो टायर्स होते हैं वो लुढ़कते हैं, तो लोटनी घर्षण होना चाहिए। नहीं, लोटनी घर्षण की वैल्यू सबसे कम होती है। खतरे की कंडीशन में स्थिति को बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट घर्षण जो होता है वो आपका आता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण आता है? स्थैतिक घर्षण आएगा। तो ये बात नोट करके रखना, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे मजबूत जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण होता है, ठीक है ना, ताकि वो उस पर फिसल ना सके। क्योंकि बर्फ़ पे खड़ी गाड़ी जरूरी नहीं है चल रही है, वो स्थित भी होगी, लेकिन बर्फ़ इतनी फिसलती है कि स्थैतिक घर्षण अगर कम हो जाए तो गाड़ी पूरी फिसल जाती है, ठीक है। तो आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। जी पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा? हाँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित परिदृश्यों का मिलान मुख्य रूप से सम्मिलित घर्षण के प्रकार से कीजिए। कह रहा है एक बक्से को समतल सतह पर धकेलना, सतह पे धकेलोगे तो इसमें मोशन होगा। बॉक्स को अगर आप धकेल रहे हो तो कुछ ना कुछ मोशन होगा। अब मोशन की कंडीशन में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम सर्पी बोलते हैं। तो ए आपका मिल जाएगा 2 से। तो ज़रा चारों ऑप्शन पहले ही ढूंढ लो। ए 2 से यहाँ मिल रहा है, ए 3 से मिल रहा है, कट गया, ए 4 से मिल रहा है, कट गया, ठीक है ना। ए 1 से मिल रहा है, ये भी कट गया, तो 1 से ही कंफर्म हो गया, बाकी आप मिलान कर सकते हैं। अब देखिए सड़क पर चलती एक कार, बताओ सड़क पे कार चल रही है तो कौन सा घर्षण होगा? सड़क पर चलती एक कार, बी का 4, द्रवण दे रखा है। अच्छा, सी कह रहा है आटे पर बेलन का प्रयोग करना, सी का 1। तो बेलन देखो गोल गोल घुमाया जाता है तो लोटनिक घर्षण होता है, मैंने बताया जैसे पेन को बेलन की तरह घुमाया, तो ये लोटनिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और डेस्क पर किताब सरकाना, तो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा आपका। हाँ, एक सेकेंड, ए का 2, डी का भी 2 ही होगा, क्योंकि घसकाने की बात आ रही है तो ये सर्पी घर्षण ही होगा, ठीक है ना। तो आप एक ऑप्शन से ही आप करेक्ट कर सकते थे, वैसे यहाँ द्रवण नहीं देना चाहिए था, ऐसे ही आ गया तो समझ लीजिए, क्योंकि द्रवण वैसे यूज होता है आपका पानी वाली सतह पे। तो ये करेक्ट आंसर इसका मिलान नहीं होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अगर समतल सतह पर धकेलना, अगर हम इसको स्थैतिक घर्षण की बात करें 3 से मिला देते हैं, तो ए 3 से कहाँ है? बी 1 से सड़क पर चलती कार, लोटनिक तो होगा नहीं। अच्छा, सी 1 हो जाएगा आपका, और डी डेस्क पर किताब, द्रवण तो होगा नहीं। इसका मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर यही होना चाहिए, 1 सेकंड आप टाइम दीजिए। हाँ, यही सही है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी आप तुलना कर सकते हैं, ये आपको यहाँ द्रवण वाला दे करके कन्फ्यूज़ कर दिया है बस, ठीक है। बाकी और अच्छे क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से।
हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब किसी भारी बॉक्स को हिलाने की कोशिश की जाती है तो घर्षण होता है। बॉक्स पहले से रखा है, आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्थैतिक घर्षण होगा, तो स्थैतिक आ जाएगा यहाँ पे। जबकि जब बॉक्स पहले से ही हिल रहा होता है तो घर्षण, मतलब हिल रहा है तो पहले से कुछ मोशन है तो सर्पी घर्षण हो जाता है, तो सर्पी हो जाता है, तो रोलिंग नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा, स्थैतिक फिर सर्पी, ये सर्पिक ये भी कट गया। अब क्या कह रहा है, फर्श पर खाली स्थान का उपयोग करने से इस घर्षण को कम करने में मदद मिलती है, तो ग्रीस लगाया जाता है, सबसे मजबूत ग्रीस होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो स्थिति की वजह से स्थैतिक, लुढ़क हिल रही है इसलिए सर्पी, और स्नेहक के रूप में ग्रीस यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे तो तेल भी यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन वो इसकी वजह से सेट नहीं होगा, और सबसे अच्छा जो होगा तेल और इसमें देखा जाए तो ग्रीस ज़्यादा स्नेहक का अच्छा काम करता है, ठीक है। अब देते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां एक कैरम बोर्ड को नमी वाले कमरे में छोड़ दिया गया है। इस बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो कह रहा है कि कैरम बोर्ड है, नमी वाले कमरे में ले जाके रख दिया गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, कैरम बोर्ड है, नमी की वजह से क्या होगा, उसकी जो परतें हैं खुरदरी सी हो जाएंगी, खुरदरी हो जाएंगी तो फ्रिक्शन जो है बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन की बढ़ने की वजह से खेल जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते घर्षण के कारण खेल धीमा हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। घर्षण बढ़ जाएगा, नमी की वजह से उसकी प्लाई जो होती है वो फूल सी जाती है, खुरदरापन आ जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। कह रहा है सभी प्रकार के घर्षण, स्थैतिक हो चाहे सर्पी हो लोटनिक हो, को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, कभी भी घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कथन 2 गलत हो गया। तीसरा कह रहा है स्नेहक का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि पुस्तक तब रुक जाती है जब कोई उसे मेज पर धकेलता है। हाँ भाई, धकेल रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, रीजन क्या है ये देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है, पुस्तक और मेज के बीच घर्षण कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है, और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसी वजह से पुस्तक रुक रही है। जैसे ये हाथ अगर मैं खिसकाता जाऊं ऐसे रुक जाएगा अपने आप, क्यों, क्योंकि इसके बीच घर्षण काम कर रहा है। और स्पष्टीकरण भी है कि स्पष्टीकरण क्या होता है कि इसको पढ़ने के बाद इस वाले अभिकथन को पढ़ो, देखो रिलेट हो रहा है। पढ़ते हैं, पुस्तक और मेज के बीच घर्षण कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है, इसलिए बीच में लगा करके आगे पढ़ो, इसलिए पुस्तक तब रुक जाती है जब कोई उससे मेज पर धकेलता है। तो जब भी आपको ये देखना है कि कोई कारण, उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो पहले कारण पढ़ो, बीच में इसलिए लगा के अभिकथन पढ़ो, अगर आपको सही लग रहा है तो अपने आप वो आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। फोटो कहाँ जा रही है, हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन को और ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, घर्षण का विरोध करता है, तो घर्षण किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है, तो यहाँ पे गति आएगा, करता है, और पर निर्भर करता है। घर्षण किस पे निर्भर करता है, सतह के प्लेन है कि खुरदुरा है, क्या है, उसके नेचर पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे कैसा ऑप्शन दे रखा है उस पे जाएंगे हम लोग, तो खुरदरेपन पे निर्भर करता है, खुरदरेपन पे करता है, और इसे से कम किया जा सकता है, किससे कम किया जा सकता है, तेल से। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, गति, खुरदरापन और तेल से कम किया जा सकता है, क्योंकि तेल एक स्नेहक होता है, और घर्षण गुरुत्वाकर्षण है नहीं, वेग को कम करता नहीं है, ऊर्जा को कम करता नहीं है, तो ये सब, और रेत स्नेहक नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप, देखिए अब जितना मैंने आपको बता दिया ना,
फ्रिक्शन चैप्टर से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका सीटेट पेपर 2 की अगर बात करें तो, ठीक है ना। आपको बस तीनों टाइप पता होने चाहिए, कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से कौन यूज किया जाता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, बस इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और एक दो लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक का नाम याद रख लेना, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रीस हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी तो कमेंट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो क्वेश्चन की पहली दूसरी थोड़ी लाइन लिख करके आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर शायद नहीं डाला है, ठीक है ना। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और आज पहली क्लास हो गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसकी प्रीवियस ईयर जो सीटेट में पूछे गए एग्जैक्ट वो क्वेश्चन लाऊं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, याद रखना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। अब हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए सब्सक्राइब करके। ये एक साइंस का चैप्टर हो जाएगा, फिर हम एक मैथ का लाएंगे, फिर एक मैथ कंप्लीट करने के बाद फिर एक साइंस का लाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।